जी, FCP फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म की तरफ से ये गाइडलाइन आपको दी जा रही हैं। आई एम डॉक्टर हाफिज आतिफ। और उस वक्त यूएस से मैंने FCPS और MDMS मैंने क्लियर किया था। अब ये जो FCPS ये मेडिसिन गाइडलाइन है। मेन जो आपका फोकस है वो मेडिसिन गाइडलाइन पे होगा। मेडिसिन गाइडलाइन में जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो कॉमन है दूसरी सब गाइडलाइन में। ठीक है, तो मेडिसिन गाइडलाइन पे आपने मेन फोकस करना है, फिर कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड करनी है जो डिफरेंट स्पेशलिटी में डिफरेंट होंगी, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। इसमें इसलिए जो मेडिसिन की गाइडलाइन है ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपने करनी करनी है। और जो गायनी ओब का कैंडिडेट है वो कुछ चीज़ें स्पेशली ऐड करेगा, तो वो क्या ऐड करेगा मैं बताऊंगा। ENT के स्टूडेंट भी ऐड करेंगे, वो क्या ऐड करेंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये चीजें आपने जो मेडिसिन की गाइडलाइन है हर एक पर्सन ने इसको फॉलो करना है। जी बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले आपका फिजियोलॉजी, आपने फिजियोलॉजी कहाँ से करनी है। फिजियोलॉजी के लिए जो बेस्ट बुक यूज होती है वो BRS फिजियोलॉजी है, जो सबसे कंसाइज लिखी हुई है। लेकिन जिन जिन स्टूडेंट्स जो खुद से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर जो फिजियोलॉजी की बेस्ट बुक है वो BRS फिजियोलॉजी है। लेकिन जो जो हमारे वेबसाइट सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि वो भी इस इन गाइडलाइन में मौजूद हैं इस सेशन में, तो उनके लिए यही है कि उन्होंने उनके पास फर्स्ट एड मेडिसिन इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्शन है, उनको BRS फिजियोलॉजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट फर्स्ट एड के जो लेक्चर्स हैं वो सुने, क्योंकि जो BRS फिजियोलॉजी ने कंसेप्ट बताए हुए हैं वो मैंने फर्स्ट एड के लेक्चर में बता दिए हुए हैं। तो इसलिए आप जो सब्सक्राइबर हैं उनको BRS फिजियोलॉजी सुनने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट फर्स्ट एड के लेक्चर सुने और फर्स्ट एड ही करें। लेकिन क्योंकि इस हमारे सेशन में वो लोग भी हैं जो जिन्होंने खुद से तैयारी करनी है, जो खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं, जो हमारी सब्सक्रिप्शन नहीं उनके पास, वो उनके लिए जरूरी है कि वो डायरेक्ट फर्स्ट एड जो है उनसे BRS उनसे फिजियोलॉजी के कंसेप्ट डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो वो पहले BRS फिजियोलॉजी करेंगे। फिजियो के लिए सॉरी, पहले वो BRS फिजियोलॉजी करेंगे, और BRS फिजियोलॉजी करने के बाद फिर वो फर्स्ट एड करेंगे, तो फिर उनको फर्स्ट एड समझ आएगी। तो इसलिए आपने फिजियोलॉजी के लिए द बेस्ट बुक आपकी BRS फिजियोलॉजी है, और उसके बाद आप फर्स्ट एड करेंगे तो फिर समझ आएगी। अगर कोई पर्सन खुद से डायरेक्टली फर्स्ट एड स्टार्ट करता है और उसने BRS फिजियोलॉजी नहीं की, तो फिर आपको फर्स्ट एड करना मुश्किल होगी। एक्सेप्ट वो स्टूडेंट्स जो हमारे जो हमारे जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वो डायरेक्टली फर्स्ट एड करेंगे, उनको उन्होंने BRS फिजियोलॉजी स्किप करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद है आपका जनरल पैथोलॉजी। इसके लिए अभी भी जो स्टूडेंट्स को एक मिस गाइड किया जाता है कि वो BRS पैथोलॉजी कर लें जी। BRS पैथोलॉजी पैथोलॉजी सीरीज जो BRS सीरीज है, इसमें जो सबसे बेस्ट बुक है इस सीरीज में वो BRS फिजियोलॉजी है। अगर जब पैथोलॉजी भी इसकी अच्छी बुक है, लेकिन पैथोलॉजी बुक BRS सीरीज की जो पैथोलॉजी बुक है वो इतनी रिकमेंड नहीं की जाती वर्ल्ड में। वर्ल्ड में जो रिकमेंड की जाती है पैथोलॉजी के लिए बुक वो पैथोमा है। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो BRS जिन लोग जनरल पैथोलॉजी का पोर्शन आपने ये सारी नहीं करनी होती। जो स्पेशल पैथोलॉजी है वो इधर से हो जाएगी आपकी फर्स्ट एड से। लेकिन जो जनरल पैथोलॉजी है उसके लिए आप पैथोमा जो है वो बुक यूज कर सकते हैं। पैथोमा के पहले 4 to 5 लेक्चर जो हैं उसमें जनरल पैथोलॉजी लिखी हुई है, और उसके जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने फर्स्ट एड में जो हमारे लेक्चर्स हैं उन्होंने पैथोमा के उन उसके लेक्चर्स भी हैं, वो उधर से लेक्चर सुनेंगे, और जनरल पैथोमा और पैथोलॉजी की जो जनरल पैथोलॉजी है वो पैथोमा से करेंगे। ये आपकी BRS पैथोलॉजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ आप जब पढ़ेंगे तो उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ी होती और बच्चों को बता देते हैं जी हम आप जो है वो पैथोलॉजी जो है वो BRS पैथोलॉजी से कर लें। इसके बाद है स्पेशल पैथोलॉजी। स्पेशल पैथोलॉजी जो है वो आपकी फर्स्ट एड मोर देन एनफ है। फर्स्ट एड मोर सॉरी फर्स्ट एड जो स्पेशल पैथोलॉजी जो है वो फर्स्ट एड मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए। चाहे वो आपने पैथोलॉजी में दे रहे हैं तो फिर भी आपने फर्स्ट एड की पैथोलॉजी मोर देन एनफ है। चाहे आप किसी और मेडिसिन में आए, किसी और स्पेशलिटी में, तो आपकी पैथोलॉजी जो है फर्स्ट एड की मोर देन एनफ है। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे सर हम तो पैथोलॉजी में नहीं है तो क्या हमारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जी आपकी सारी जो मेडिसिन है या जितनी भी डिजीजेज हैं, चाहे वो आपकी गायनी ओब्स की हैं, चाहे किसी और जो भी आपकी जो आपकी पैथोलॉजी है, जो मेडिसिन है,
जो आपकी ट्रीटमेंट है वो सारे बेस ही करती है उस पे, पैथोलॉजी पे करती है कि प्रॉब्लम क्या है। तो आप सब ने ये जो स्पेशल पैथोलॉजी है करनी है। तो आपके लिए जो बुक, जो पेपर ए है, वो उसका बल्क जो है, बल्क वो आपकी स्पेशल पैथोलॉजी होता है। तो ये फर्स्ट एड मोर देन एन बुक है आपकी स्पेशल पैथोलॉजी को कवर करने के लिए। माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फर्स्ट एड मोर देन एनफ है। यानी कि अगर आप किसी ने इम्यूनो माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी है। अगर किसी पर्सन ने इम्यूनोलॉजी को स्किप भी करना है तो वो हाइपर सेंसिटिविटी को स्किप नहीं करेगा। हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप्स, वो ट्रांसप्लांट वाला जो टॉपिक है उसे मिस नहीं करेगा, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मिस नहीं करेगा, वो जो है एंड पे उसने वो डिजीजेस दी हुई हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस को वो मिस नहीं करेगा। और तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको उसने अगर वो इम्यूनोलॉजी को स्किप भी करना चाह रहा है तो ये टॉपिक वो स्किप नहीं होंगे। आगे है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा सर, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है ये फर्स्ट एड की मोर देन एनफ है। तो इसलिए आप इसको अगर तो ये कहते हैं कि मैंने कम करनी है, इसको एंड पे रखें। और इसकी एक वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पे है, यूट्यूब चैनल जी सब्सक्राइब कर लेंगे, फर्स्ट एड मेड इजी बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ के नेम से हमारा, फेम लेक्चर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ के नेम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो उसमें मैंने एक वीडियो हाउ टू प्रिपेयर माइनर के, हाउ टू प्रिपेयर माइनर इसके नेम से एक वीडियो है, उसको सुन लें। उसमें मैंने माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स को हाईलाइट किया हुआ है, तो वो आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें से क्या करना है, तो वो आप सुन सकते हैं। अगर कोई पर्सन वैसे कर लेता है ये सारी माइक्रोबायोलॉजी तो ये तो बहुत अच्छा है, उसको आनी भी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी। फिर है न्यूरोलॉजी। जो न्यूरोलॉजी है उसके लिए जो हम आमतौर पे जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो आपको गाइड किया जा रहा होता है या मिस गाइड किया जा रहा होता है, या लोग आपको जो गाइड कर रहे होते हैं उन्होंने ये बुक्स खुद भी नहीं पढ़ी होती, तो वो आपसे कह रहे होते हैं जी कैपलन एनाटमी कर लें, और कुछ तो और भी बता रहे होते हैं। ठीक है, तो कैपलन जो है वो कहते हैं कैपलन न्यूरो एनाटमी से कर लें। तो कैपलन न्यूरो एनाटमी जो है वो एनाटमी की बुक है, वो न्यूरो वो न्यूरो की उसने एनाटमी को फोकस किया हुआ है। जो आपकी कैपलन न्यूरो एनाटमी है वो किसकी बुक है? एनाटमी की। तो उसने, कैपलन ने उस बुक में न्यूरो को कवर किया है, लेकिन एनाटमी के एस्पेक्ट से उसने कवर किया है। उसने उसकी फिजियोलॉजी के एस्पेक्ट से उसको कवर नहीं किया, उसने उसकी पैथोलॉजी के एस्पेक्ट से उसे कवर नहीं किया, उसने उसको पैथोलॉजी के लिहाज से उसे कवर नहीं किया। तो जो कैपलन न्यूरो एनाटमी है वो कवर करती है न्यूरो को उसके एनाटमी के एस्पेक्ट से। इसलिए ये आपको कंप्लीट 100% न्यूरो, आपके न्यूरो के एमसीक्यू सॉल्व नहीं करवा सकती। तो उसके लिए जो बेस्ट बुक है वो फर्स्ट एड है, क्योंकि फर्स्ट एड ने उसको एम्ब्रियो के लिहाज से कवर किया है, उसने उसको फिजियो के लिहाज से कवर किया है, और उसने फिर उसको पैथोलॉजी और फिर फार्माकोलॉजी। तो उसने द कंप्लीट, अगर आप न्यूरो को करना चाहते हैं तो वो आपकी कैपलन न्यूरो एनाटमी हो ही नहीं सकती। इट इज इम्पॉसिबल कि ये आपकी सारी उसको सारा कवर करे। तो उसके लिए आपको फर्स्ट एड पे आना पड़ेगा। उसमें एम्ब्रियो भी है सीएनएस की, उसमें फिजियो भी है, उसमें पैथोलॉजी भी है, उसमें फार्माकोलॉजी भी है। तो इसलिए तो फर्स्ट एड ने इसे कवर किया है। लेकिन फर्स्ट एड का इशू ये है कि फर्स्ट एड तो न्यूरो एनाटमी, न्यूरो फिजियोलॉजी, न्यूरोपैथोलॉजी, तो फर्स्ट एड ने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। प्रॉब्लम ये है, उसने इसको कोड वर्ड में लिखा है, उसने बता दिया कि करने वाली चीजें ये हैं। तो इसके लिए आप जो जो जहाँ फर्स्ट एड मेडिजी ने स्टूडेंट्स की हेल्प की है, उसने हमने उसके लेक्चर बनाए हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर सुन लेंगे तो आपको फर्स्ट एड की जो वो कोड वर्ड है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपने फिर क्या करना है जी? फिर आपने कैपलन न्यूरो एनाटमी ही करनी है और पास पेपर करें। तो और
फिर भी कोशिश करें कि आप फर्स्ट एड कर लें, खुद से कर लें, जैसा भी कर लें, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी कवर हो जाए न्यूरो की। उसके बाद है आपके एनाटमी। जो एनाटमी है वो मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सारी शॉर्ट स्नेल करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उनको एनाटमी की इतनी जरूरत ही नहीं है। वो एनाटमी शेल्फ नोट्स कर लें। और एनाटमी शेल्फ नोट्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाले फर्स्ट एड मेडिदी प्लेटफॉर्म ही था, जिसने पहली दफ़ा FCPS वाले स्टूडेंट्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और जो हमारे FMGs हैं उनके लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और अब हर एक पर्सन इसे वो रिकमेंड कर रहा होता है। तो एनाटमी शेल्फ नोट्स मेडिसिन के लिए आपको कोई शॉर्ट स्नेल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये एनाटमी शेल्फ नोट्स करेंगे। इसमें 100 केसेस हैं एनाटमी के जो एक्सप्लेन किए गए हैं, और बाकी एनाटमी फर्स्ट एड भी कवर कर देती है, और बाकी जो पास्ट आपकी MCQ उधर से कवर हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से बुक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट्स वो गायनियोब्स के हैं, गायनियोब्स वाले स्टूडेंट्स इसकी एब्डोमेन पेल्विस जो हैं वो अलग से करेंगे, एब्डोमेन एंड पेल्विस करेंगे शॉर्ट स्नेल से। जो स्टूडेंट्स हमारे सर्जरी के हैं वो शॉर्ट स्नेल करेंगे सारी की सारी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्थेल्मोलॉजी वाले जो है वो हेड और नेक को अच्छी तरह करेंगे। साइकियाट्री के लिए मैं बताता हूँ, साइकियाट्री के लिए काफ़ी है, साइकियाट्री के लिए उनको जरूरत नहीं है वो एनाटमी को अलग से किसी बुक से करने की। उसके बाद है आपकी बायोकेमिस्ट्री। जी बायोकेमिस्ट्री जो मैं देखें आपको सब बताऊंगा। अच्छा, हम पहुंचे थे एनाटमी पे। तो एनाटमी शेल्फ नोट्स आपके लिए मोर देन एनफ है। फिर बायोकेमिस्ट्री। जी बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, यानी कि जितना आपको रिक्वायर्ड है FCPS में उससे ज्यादा बायो फर्स्ट एड ने की बायोकेमिस्ट्री दी गई है। तो आपने फिर क्या करना होता है, आपने फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक करने होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता किससे चलेगा जी? वो जो हमारा यूट्यूब चैनल है फर्स्ट एड में दीदी बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, लिखें यूट्यूब पे, उधर मैंने हाउ टू प्रिपेयर माइनर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको उसमें मैंने फर्स्ट एड से आपको वो टॉपिक हाईलाइट करवा दिए हुए हैं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर आपने सारी बायोकेमिस्ट्री भी स्किप करनी है तो आपके पास टाइम नहीं है, तो प्लीज जो स्किप नहीं करना, वो विटामिन स्किप नहीं करने, वो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज स्किप नहीं करनी आपने, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज, और फिर आपने लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज स्किप नहीं करनी। फिर आपने जो डिसलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, ये इसका एक टेबल बना वो स्किप नहीं करना। तो विटामिन स्किप नहीं करने, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस स्किप नहीं करनी, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस स्किप नहीं करनी, और डिसलिपिडीमियाज को स्किप नहीं करना। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री कुछ भी नहीं करना तो फिर ये इसको फिर भी स्किप नहीं करना, ठीक है? तो लेकिन बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मैंने बताए हुए हैं, जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए तो ज्यादा इजी है इसको करना। और पास MCQ। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आप स्किप करते हैं ना, फर्ज किया आप फर्स्ट एड से कोई टॉपिक स्किप करते हैं, बायोकेमिस्ट्री को आपने स्किप किया, लेकिन मैंने कहा कि ये चीजें स्किप नहीं करनी, वो तो आपने करनी है। लेकिन फिर जो MCQ बुक होगी उसको अच्छी तरह करना है आपने, उसको आपने बड़े ध्यान से उस सब्जेक्ट को MCQ बुक से कवर करना है। ये ना हो कि आप उधर से भी स्किप करें और बुक से भी, और MCQ बुक से भी स्किप कर दें। लाइक रफ़ीउल्लाह से कर लें। रफ़ीउल्लाह अगर कोई मुझे कहे कि सर जहाँ पॉइंट्स के लिहाज से, वन लाइनर के लिहाज से जो जितनी भी बुक्स मार्केट में है उनमें पॉइंट्स, इसमें टू द पॉइंट बातें लिखी हुई हैं, वो कौन सी बुक है? तो मैं कहूँगा कि जो रफ़ी के पॉइंट्स हैं वो उसने अच्छे लिखे हुए हैं, मैं रिकमेंड करूँगा। तो आप उधर से फिर अच्छी तरह इसको कर लें। फिर आपकी है हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। हिस्टोलॉजी जब भी आप करते हैं फर्स्ट एड तो उसकी हर टॉपिक में हिस्टोलॉजी उधर ही दी होती है, तो इसलिए उधर से हो जाती है। एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट एड के हर एक सिस्टम से पहले दी होती है, तो वही मोस्ट कॉमनली आती है। लेकिन इधर लोग रिकमेंड करते हैं कि आप हाई यील्ड बुक पढ़ लें। मेरे ख्याल में हाई यील्ड बुक को ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसका थोड़ा सा पोर्शन होता है, और थोड़े से MCQ को कवर करने के लिए आप एक
पूरी बुक पढ़ें, तो ये एक अच्छी उससे बेहतर है कि आप वो टाइम फर्स्ट एड को दे दें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आप एक नई बुक ऐड कर दें। तो फिर इसको कवर किस तरह करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी, और इसको आप फर्स्ट एड से करेंगे। हर एक सिस्टम से पहले एम्ब्रियोलॉजी दी होती है, और बाकी जी, बाकी आप जो है उस उधर से कर लें, रफ़ी से कर लें, ठीक है। और आपने जिस चीज को स्किप करना है थ्योरी बुक से, कोशिश करें कि उस चीज को टू शॉर्ट बुक से कर लें, एमसीक्यू बुक से कर लें। फर्ज किया आपने स्किप किया है एम्ब्रियोलॉजी को, तो एम्ब्रियोलॉजी आपने भी हाई यील्ड नहीं की, तो उसकी बजाय आप 2 MCQ बुक रफ़ी से या फास्ट एड जो है उधर से जो है वो उसको अच्छी तरह कर लें, ठीक है। तो ये हो सकता है। उसके बाद ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ये है सिलेक्ट ओनली 1 MCQ बुक। आपने ये नहीं करना कि आप मेडिकल को भी उठा लें, आप कहें कि मैं तो बहुत बड़ा, आप सलाहुद्दीन को भी, कमाल की उसको भी उठा लें, आप रफ़ीउल्लाह को भी उठा लें, आप राबिया अली को भी उठा लें, और सारी बुक्स ला के रखें अपने टेबल पे, और फिर देखते रहें होता क्या है। तो फिर एंड पे क्या होना है वो आपको पता ही है क्या होना है, ठीक है। तो आपने इन ये सारी बुक्स, जिसने भी मेहनत की है मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी की बुक को आप ये नहीं कहते कि अच्छी बुक नहीं है, सारी बुक्स अच्छी हैं। लेकिन अब मैं आपको इसमें और AA नोटबुक भी आ गई है, AA नोटबुक। तो इन सब बुक में सबसे अच्छी बुक कौन सी है, ये नहीं, सारी अच्छी हैं। मैं रिकमेंड किसे करता हूँ, मैं ये बताने लगा हूँ। तो पहली बात यह कि आपने ओनली 1 बुक उठानी है। इसमें सलाहुद्दीन कमाल की जो है वो बुक्स जो है वो सिस्टम वाइज नहीं है। रफ़ीउल्लाह भी MCQ सिस्टम वाइज है, लेकिन वो सिस्टम वाइज नहीं है, MCQ सिस्टम वाइज नहीं है। राबिया अली सिस्टम वाइज है, मेडिकल सिस्टम वाइज है, और AA नोटबुक सिस्टम वाइज है। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि आप MCQ बुक जो आपने उठानी है वो AA नोट उठा लें। राबिया अली मुझे ज़्यादा लेंथी लगती है, और मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा ही चीज़ें उसमें इतनी दे दी गई हैं कि उसको कवर करना मुश्किल है। और मेडिकल भी अच्छी बुक है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा लेंथी हो गए। तो जो आपने MCQ बुक जो भी सिस्टम करें, उसके बाद आपने इन मेडिकल से, या आपने AA नोट से, या राबिया अली से उस सिस्टम के MCQ कर लेने। लेकिन आप इधर AA नोट कर लें, तो मैं आपको ये रिकमेंड कर देता हूँ। बाकी आप मेडिकल भी अच्छी बुक है, और राबिया अली भी अच्छी बुक है। मैं किसी बुक के बारे में ये नहीं कहता कि वो अच्छी बुक नहीं है, लेकिन मैं अपनी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि जो अभी तक आपने सीखा वो ये था कि ये फर्स्ट एड ही करनी है मेनली, ये जो भी है ये फर्स्ट एड करना है आपने। फर्स्ट एड के बाद जो सिस्टम करें, देखें मैंने CVS की है, फर्ज किया मैंने CVS की है, तो CVS की फिजियोलॉजी भी फर्स्ट एड ने करवा दी है, पैथोलॉजी भी फर्स्ट एड ने करवा दी है, स्पेशल पैथोलॉजी भी कवर कर दी है CVS की, फिजियोलॉजी भी, फिजियो भी कवर कर दी उसने उसने स्पेशल पैथोलॉजी भी कवर कर दी, उसने फार्माकोलॉजी को भी कवर कर दी है। फार्माकोलॉजी लिखी नहीं हुई, लेकिन फार्माकोलॉजी को भी उसने कवर कर दी है। एम्ब्रियो और हिस्टोलॉजी को भी कवर कर दी है। तो आपकी फर्स्ट एड ने सब कुछ कवर कर दी है। अब आपने उसी सिस्टम को, यानी CVS की है फर्स्ट एड से, तो CVS आपने MCQ बुक से करना है। तो अब आपने आना है, माय रिकमेंडेशन, कि आप रफ़ी के पॉइंट्स कर लें। रफ़ी के पॉइंट्स अच्छे लिखे हुए हैं, रफ़ी के पॉइंट्स पहले करें, और उसके बाद आप जो हैं वो AA कर लें, उससे MCQ है। AA में सिस्टम वाइज MCQ है, लेकिन आपकी जो फर्स्ट एड का जो सिस्टम आपने किया उसके बाद रफ़ी के पॉइंट्स कर लें, और रफ़ी के पॉइंट अच्छे लिखे हुए हैं। और जब उसके बाद आप AA करेंगे तो वही जो पॉइंट्स हैं वो MCQ फॉर्म में ऑलमोस्ट उधर दिए होंगे। तो ये बुक्स एक जैसी हैं, सब ने पास पेपर को कवर किया है, चाहे रफ़ी ने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो भी पास पेपर के पॉइंट्स हैं, और फिर AA ने जो MCQ लिखे हैं वो भी पास पेपर है। AA ने उनको MCQ फॉर्म में लिखा हुआ है, और समझें कि रफ़ी ने उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप फर्स्ट एड करना है पहले, फर्स्ट एड से सिस्टम यानी कि CVS रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी किया है, उसके बाद आपने रफ़ी के पॉइंट्स करने हैं, उसके बाद आपने AA नोट्स से MCQ कर सकते हैं। ये आपका पैटर्न होगा, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो
अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आ गया जी। रफी रफी और डबल ए आपस में कंट्राडिक्शन आ जाती है, तो फिर क्या करें जी? फिर ये करेंगे, जो फर्स्ट एड है ना, जो फर्स्ट एड में आपने डॉक्टर आतिफ के लेक्चर या फर्स्ट एड खुद से की है, अगर आपने वो किए होंगे और आपको थ्योरी आती होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि रफी सही है, या आपको पता चल जाएगा कि डबल ए सही है। तो उसका आसान सोल्यूशन ये है कि आपको थ्योरी बुक आती हो। अगर थ्योरी बुक नहीं आती, तो फिर आप एक एमसीक्यू, हर एक बुक में थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो आप हर जगह कंफ्यूज होंगे। तो इसके लिए इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप फर्स्ट एड को अच्छी तरह कर लें। तो इसलिए अब ये तो थी मेडिसिन की गाइडलाइन। तो इसके लिए देखें जी, अगर बस मुख्तसर ये है कि आपने, अगर तो फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर की सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है, तो डायरेक्टली फर्स्ट एड आपको मुश्किल लगेगी। आपने बीआरएस फिजियोलॉजी पहले करनी है, फिर फर्स्ट एड करनी है। और जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वो बीआरएस फिजियोलॉजी को स्किप करेंगे। जनरल पैथोलॉजी आपके पैथोमा लेक्चर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, स्पेशल पैथोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, सीएनएस न्यूरोलॉजी फर्स्ट एड ने हर चीज कवर की हुई है, लेकिन डिफिकल्ट फॉर्म में कवर की हुई है। तो अगर आप फर्स्ट एड मेडिजी की लेक्चर सुन लेंगे बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, तो फिर आप डायरेक्टली फर्स्ट एड ही मोर देन एनफ है, आपको कैप्लन न्यूरो एनाटमी स्किप करनी है। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो अभी सुन रहे हैं लेक्चर, उन्होंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट फर्स्ट एड के लेक्चर सुनेंगे। और जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइबर नहीं है हमारे, वो खुद से कर रहे हैं, वो खुद से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर पहले कैप्लन न्यूरो एनाटमी करें और फिर फर्स्ट एड करें। तो एनाटमी के लिए आपने एनाटमी शेल्फ नोट्स करने हैं, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, और हाउ टू प्रिपेयर माइनर वीडियो जो है, जो यूट्यूब चैनल हमारा है फर्स्ट एड मेडिसिन, हाउ टू प्रिपेयर माइनर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, यूट्यूब से ये देखनी है। एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, और साथ आप रफी रफी ऐड करने, रफी रफी या फास्ट एड। और अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर, फास्ट एड और फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड जो है वो पहले ही मुख्तसर है, आपने फर्स्ट एड को स्किप नहीं करना कि फास्ट एड है तो स्किप करना है जी। माइनर के लिए आप फास्ट एड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका दूसरा फर्स्ट एड है उसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम होगा आपको हमेशा के लिए। एक और जी, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपके पास लास्ट चांस है, लास्ट चांस है कि अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लें। अगर आपने अभी अपनी बेसिक अच्छी कर ली, तो ये आपको दो बेनिफिट देंगी। एक ये कि आपका एफसीपीएस पार्ट वन अगर थ्योरी बुक पढ़ी हुई है, तो वो इजीली आसान हो जाएगा, चाहे चाहे आपके एग्जाम में न्यू पूल ही क्यों ना आ जाए। आपने थ्योरी बुक पढ़ी होगी तो आप कर लेंगे। अगर न्यू पूल आपके एग्जाम में आ गया, तो फिर आप उड़ गए। अगर आपने सिर्फ पास पेपर किए हुए हैं और आपने सिर्फ एसके और मतलब कि जो पास पेपर है वो किए हुए, फिर आप उड़ गए अगर न्यू पूल आ गया। और आपकी लक है कि अगर न्यू पूल नहीं आता, रिपीट हो जाता, तो फिर आपकी लक क्या निकल जाते हैं। लेकिन आप तो अगर आपने थ्योरी बुक की होंगी, बेसिक आपके स्ट्रांग हो गई, आप न्यू पूल को भी हैंडल कर लेंगे, और आप इजीली एग्जाम पास हो जाएगा। और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि मैं पास हो सकता हूं, चाहे न्यू पूल ही क्यों नहीं आ जाता। एक ये बात। दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि आपने जब रेजिडेंसी ज्वाइन करनी है, तो अगर आपने थ्योरी बुक पढ़ी होगी, आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी, आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी, आपने फर्स्ट एड पढ़ी हुई है, तो आपकी जो रेजिडेंसी है उसमें जो राउंड हुआ करेगा और जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो एविडेंस बेस होगी। वो रट्टाबाज एमसीक्यू किए हुए थे, आपको कोई कंसेप्ट तो बना नहीं है, कुछ नहीं आता, बेसिक बिल्कुल वीक है, तो फिर रोजाना की जो बेइज्जती और जो इज्जत अफजाई होती है, आपको पता है राउंड में वो हुआ करेगी। और फिर आपको प्रॉब्लम हो गई आईएमएम करने में, आपको बेसिक आता नहीं होगा, तो आपका आईएमएम जो 2 साल के बाद आपका रेजिडेंसी में एग्जाम होता है वो मुश्किल हो जाएगा, और आपके लिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मुश्किल हो जाएगी। तो लास्ट चांस है आप अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लें और फर्स्ट एड को अच्छी तरह कर लें, और फिर इसके दो बेनिफिट होंगे, न्यू पूल भी आएगा, फिर भी आप इंशाल्लाह पास होंगे, और आपको बाद में जो है वो बाद में भी आपको कोई इशू नहीं होगा, आपकी आईएमएम में भी ये आपको हेल्प करेगी। इसलिए फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर्स आपको इसमें आपको इसमें बेनिफिट जरूर देंगे। जो आप लेक्चर सुन लेंगे तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी न सिर्फ एग्जाम में न्यू पूल को आप हैंडल कर पाएंगे, और बेसिक भी आपकी एक दफ़ा सारा नॉलेज फ्रेश हो जाएगा,
और आप बाद में IMM और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, आपकी बेसिस स्ट्रांग होगी तो आप इंशाल्लाह उसमें अच्छा वो करेंगे। उस उसके बाद है सेक्रेटरी। उसके बाद है सेक्रेटरी जी। सेक्रेटरी के लिए जी वही चीजें जिस तरह मैंने बताई थी, सब कुछ उसी तरह है, लेकिन जो चीजें कुछ आपने ऐड करनी है वो बाकी सब कुछ वही है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड, पहले फर्स्ट एड करनी है, ऑल दिस वही चीजें। फर्स्ट एड, FA फर्स्ट एड प्लस रफी के पॉइंट्स, और फिर AA नोटबुक्स MCQ कर लें उसी सिस्टम के। और उसके बाद एंड पे क्या करना होता है, एंड पे आपने ये जब आप तैयारी कर रहे होंगे, आपने ये चीजें कर ली तो आपकी थ्योरी बुक भी हो गई, आपकी MCQ भी हो गई। एंड पे जब एग्जाम करीब आएगा तो आपने लेटेस्ट जो आपकी बुक्स होती हैं इसके 16 17 उसको करना होता है। तो इस तरह आपने करना होता है। लेकिन जो सेक्रेटरी वाले पेशेंट है, पेशेंट नहीं स्टूडेंट्स, सॉरी जी आपको पेशेंट कह दिया, गलती हो गई, गुस्ताखी माफ। ओहो ये क्या हो गया। अच्छा, आपने जो सेक्रेटरी वाले जो कैंडिडेट हैं उन्होंने 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 जो सेक्रेटरी वाला पोर्शन है फर्स्ट एड के लेक्चर का, वो अच्छी तरह करना है। और बिलीव मी, ये फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म की तारीफ नहीं कर रहा, बिलीव मी अगर आप कर लेंगे तो आपकी सेक्रेटरी के जो MCQ होंगे वो आपको कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और अगर आप ये समझते हैं ना कि सेक्रेटरी आपको फर्स्ट एड से रट्टा लगाने से आ जाएगी, तो ये नहीं आएगी। तो सेक्रेटरी वाले स्टूडेंट्स के लिए समझे कि हमारी तरफ से एक गिफ्ट, नेमत जो भी है, वो फर्स्ट एड स्टेप 1 की सेक्रेटरी भी हमने दी हुई है, और फर्स्ट एड स्टेप 2 सीके के सेक्रेटरी भी ऐड कर दी है। तो उन्होंने सिर्फ ये करना है कि ये फर्स्ट एड स्टेप 1 की सेक्रेटरी और फर्स्ट एड स्टेप 2 सीके की सेक्रेटरी के जो लेक्चर हैं वो सुन लें, वो ऐड कर लें। इंशाल्लाह उनको सेक्रेटरी वाले बाकी बाकी सेम है जो मैंने बताया है, बाकी मेडिसिन की तरह सारी तैयारी है, लेकिन सेक्रेटरी का पोर्शन उन्होंने अच्छी तरह करना है। तो इंशाल्लाह उन्हें सेक्रेटरी वाले पोर्शन में, सेक्रेटरी वाले एग्जाम में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सेक्रेटरी आपको लव मैं कहता हूँ जिनको सेक्रेटरी आ जाती है उनको उसे लव हो जाता है, और जिनको सेक्रेटरी नहीं आती है उनको हेट हो जाती है। दोनों इंतहा पे होती हैं। जिनको सेक्रेटरी समझ आ जाती है उनकी मोहब्बत की इंतहा सेक्रेटरी हो जाती है, और जिनको नहीं आती तो उनकी नफरत की, दोनों नफरत इंतहा पे होते हैं। तो अगर आप ये सेक्रेटरी वाले लेक्चर सुन लेंगे तो फिर तो आपको सेक्रेटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, गारंटी से। और उसके बाद है आपका गायनी ओब्स के कैंडिडेट जी। गायनी ओब्स स्पेशल, हर जगह जो है ना वो गायनी ओब्स के कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आती, लेकिन हर क्लास में गायनी ओब्स के कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। अच्छा, जो ये गायनी ओब्स जो है इसके लिए भी सेम सेम उसी तरह फिजियोलॉजी, हमारे जो फर्स्ट एड मेडिसिन के सब्सक्राइबर हैं वो BRS फिजियोलॉजी स्किप करेंगे, सिर्फ फर्स्ट एड के लेक्चर सुनेंगे। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उसी तरह उन्होंने BRS फिजियोलॉजी पहले करनी है, फिर फर्स्ट एड करनी है। जनरल पैथोलॉजी, पैथोमा के पहले 4 लेक्चर, स्पेशल पैथोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, न्यूरो 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 के लिए फर्स्ट एड ही काफी है, कैप्लन न्यूरो एनाटमी को करने की कोई जरूरत नहीं है। इनेटमी के लिए अच्छा ये इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ फर्क आ गया, बिग डिफरेंस। शॉर्ट स्नेल एब्डोमेन एंड पेल्विस पोर्शन लाजमी करना है, और इनेटमी शेल्फ नोट्स करने हैं, ठीक है। एनाटमी शेल्फ नोट्स के साथ एब्डोमेन और पेल्विस पोर्शन फ्रॉम शॉर्ट स्नेल, ये बहुत शॉर्ट स्नेल उनने करनी है, एब्डोमेन और पेल्विस पोर्शन, क्योंकि उधर से MCQ आते हैं, तो वो फर्स्ट एड डेफिशिएंट है उनको कवर करने में इनएडमी के लिहाज से, तो वो आपने उधर से करना है। बाकी बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, और आपको बताया किस तरह करनी है। हिस्टोलॉजी इम्यूनोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनफ है। SK पिंक, सलाउद्दीन कमाल, दो डिफरेंस है, सिर्फ एक ये कि शॉर्ट स्नेल एब्डोमिनल पेल्विस का पोर्शन ऐड करें, और सलाउद्दीन कमाल जो SK पिंक है वो ऐड कर लें, सिर्फ इनका यही फर्क है, बाकी इन्होंने सेम
उसको फॉलो करना है। ठीक है, ये डॉक्टर जरताशा ने फर्स्ट एड मेडिसी वेबसाइट का लिंक शेयर किया है और एडमिन का भी लिंक शेयर किया है, का नंबर शेयर किया है, तो उसको उनको आप। अच्छा एक और बात जी, फर्स्ट एड आल फर्स्ट एड BRS फिजियोलॉजी पैथोमा, अच्छा गायनी ओब्स के लेक्चर भी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर सुन लेते हैं वो आधे आधे थोड़े थोड़े गायनोकोलॉजिस्ट हाफ गायनोकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। तो इसके गायनी ओब्स के लेक्चर्स भी हैं, ये आपको जरूर हेल्प करेंगे आपके गायनी ओब्स के कंसेप्ट को करने को। और ये जो फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर की सब्सक्रिप्शन है उसमें ये उनको फ्री में ऐड कर दिए जाते हैं, जो उसके कैंडिडेट होते हैं फर्स्ट गायनी ओब्स के। उसके बाद जी सर्जरी, जी हम सर्जरी को अब सर्जरी को इज्जत सर्जरी वाले कैंडिडेट को इज्जत बख्शने वाले हैं। आपने फर्स्ट एड उसी तरह करनी है जिस तरह पहले बताया है, लेकिन जो चीज ऐड करनी है वो सिर्फ ये है कि आपने एनेटमी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनेटमी शॉर्ट स्नेल और एनेटमी शेल्फ नोट्स। शॉर्ट स्नेल आपने अच्छी तरह करनी है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपने SK कमाल सर्जरी, उसकी जो फाइल्स हैं, सर्जरी के जो पेपर्स हैं, पास पेपर्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह करने हैं। और जो गोल्डन फाइल है सर्जरी की वो अच्छी तरह करनी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। SK सलाउद्दीन कमाल सर्जरी और शॉर्ट स्नेल, क्योंकि फर्स्ट एड सर्जरी वाले स्टूडेंट के लिए एनेटमी के MCQ के लिहाज से डेफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एड में टू द पॉइंट वो एनेटमी लिखी है, लेकिन जो सर्जरी के कैंडिडेट होते हैं उनके पेपर में बहुत ज्यादा एनेटमी आती है, तो इसलिए उन्होंने शॉर्ट स्नेल करनी है। और सलाउद्दीन कमाल में सर्जरी के जो पेपर हैं और रेडियोलॉजी के जो पेपर हैं वो करने हैं, और लेटेस्ट पेपर तो आपने एंड पे करने होते हैं। और उसी तरह मैंने बताया कि एक MCQ बुक सेलेक्ट करनी है आपने, और रफ़ी के पॉइंट्स आपने करने हैं, और उसके बाद AA से उसके MCQ। तो ये उसके बाद है आपका रेडियोलॉजी। ये रेडियोलॉजी के लिए भी सेम, जी मैं बता देता हूँ डॉक्टर इकरा, रेडियोलॉजी के लिए भी सेम वही आपने पैटर्न को फॉलो करना है जो सर्जरी के लिए किया है। आपने इनेट सलाउद्दीन कमाल सर्जरी और रेडियोलॉजी जो है उसको अच्छी तरह करना है, और शॉर्ट स्नेल को आपने ऐड करना है, तो बाकी आपने फर्स्ट एड ही करनी है। और जो भी सिस्टम फर्स्ट एड का करें, अगर CVS की है तो CVS के आपने बाद में पॉइंट करने हैं रफ़ीउल्लाह से, और उसके बाद AA से आपने उसको उसके MCQ करने हैं, और साथ आपने शॉर्ट स्नेल चलानी है। ठीक है, ये इस तैयारी के साथ साथ ही, इस एंड पे नहीं रखना, साथ साथ चलाते जाना है। और फिर आपने सलाहुद्दीन कमाल सर्जरी एंड रेडियोलॉजी के जो उसकी उनकी बुक है वो करनी है। और आपने सारे पेपर करने हैं, सर्जरी वालों ने रेडियोलॉजी के पेपर करने हैं, रेडियोलॉजी वाले ने सर्जरी के पेपर करने हैं, क्योंकि रेडियोलॉजी में भी एनाटमी बहुत पूछी जाती है और सर्जरी में भी बहुत पूछी जाती है, तो आपकी एनाटमी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है ऑफ्थेल्मोलॉजी, आंखें ना हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो डर्मा वाले मेडिसिन को फॉलो करेंगे। वो डर्मा में जिन लोगों ने रेजिडेंसी करनी होती है वो FCPS मेडिसिन में देते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके ऑफ्थेल्मोलॉजी की कैंडिडेट। जी ऑफ्थेल्मोलॉजी की कैंडिडेट के लिए उसी तरह आपने फर्स्ट एड करनी है, लेकिन जहाँ फर्क आएगा वो आपका है एडिशनल चीजें जो आपने ऐड करनी है। वो आपके ऑफ्थेल्मोलॉजी के लेक्चर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, अगर ये कर लेंगे तो आपके लिए आपको बहुत हाई यील्ड लेक्चर्स हैं टू द पॉइंट्स, तो ऑफ्थेल्मोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसामा ऑफ्थेल्मोलॉजी नोट्स भी आपने करने हैं। स्नेल आकुलर एनाटमी इंपॉर्टेंट है, जब आप लेक्चर सुनेंगे तो एनाटमी को हमने लेक्चर में भी कवर कर दिया है, जो फर्स्ट एड मेडिसिन के लेक्चर्स हैं बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ। और जॉन फेरिस नोट्स, तो ओसामा ऑफ्थेल्मोलॉजी नोट्स को ऐड कर लें, और स्नेल ऑकुलर एनाटमी आपके लिए बहुत वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके MCQ आते हैं। बाकी आपने फर्स्ट एड फिर रफ़ी पॉइंट्स, जो सिस्टम CVS इधर से किया है तो आप रफ़ी के पॉइंट्स भी उसके करने, फिर AA के MCQ करने, और एंड पे आपने ये साथ साथ आपने ये चलाना है।
उसके बाद है आपके जी एनेस्थीसिया, FCPS एनेस्थीसिया। वही आपने फर्स्ट एड, थ्योरी बुक, और बहुत से लोग होंगे कहेंगे यार FCPS ये थ्योरी बुक ना करो। मैं कहता हूँ आपके लिए थ्योरी बुक लास्ट चांस है अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने का, और आप अगर थ्योरी बुक को छोड़ते हैं तो आप लक पे जाते हैं। पेपर रिपीट हो गया पास हो जाएंगे, पेपर रिपीट ना हुआ तो उड़ जाएंगे। तो आपने थ्योरी बुक को नहीं छोड़ना, और फर्स्ट एड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसी तरह जो आपके एनेस्थीसिया के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फर्स्ट एड, फिजियोलॉजी और इस तरह को कवर करना है। इसी तरह एसके एनेस्थीसिया, सलाउद्दीन कमाल के एसके एनेस्थीसिया, आसम शोएब एनेस्थीसिया भी है, उसको ऐड कर लें। और जो एडिशनल चीजें ऐड करनी है, और इन दोनों में से एक बुक को कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन बात यही होती है कि चीजें एक ही होती हैं। सिलेक्ट ओनली वन MCQ बुक। अच्छा, फोकस ऑन CVS, रेस्पिरेटरी सिस्टम, CNS, फर्स्ट एड। तो आपने CVS अच्छी तरह करना है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी तरह करना है, आपने CNS को अच्छी तरह करना है, क्योंकि CNS के काफी कंसेप्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह तो, और साथ आपने आसम शुएब एनेस्थीसिया या सलाउद्दीन कमाल एनेस्थीसिया को करना है, और एनेस्थीसिया के पास पेपर करने हैं। मैसेज पढ़ लें डॉक्टर इधर सुन सकें जी। जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर कम्युनिटी मेडिसिन, तो आपने कम्युनिटी मेडिसिन या पब्लिक हेल्थ साइंसेज से कहते हैं, पब्लिक हेल्थ साइंसेज के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। तो पब्लिक हेल्थ साइंसेज हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट है? बायोस्टैट इंपॉर्टेंट है, और ये हर एक ने करनी है, बायोस्टैट और एपिडेमियोलॉजी। तो ये आपने फर्स्ट एड मोर देन एनफ है। और फर्स्ट एड के अगर लेक्चर सुन लिए तो फिर आपको इसकी समझ भी आ जाएगी, लेकिन बायोस्टैट की समझ आना बड़ा मुश्किल है। अगर आपने फर्स्ट एड के लेक्चर सुने होंगे, फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। नहीं तो आपने अगर खुद से भी कर रहे हैं तो फर्स्ट एड में जो ये लिखी हुई है तो उसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। तो बाकी ENT के बारे में, जो ENT के कैंडिडेट हैं उन्होंने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। फर्स्ट एड, फिर रफ़ी के पॉइंट्स, फिर AA, और एंड पे जो लेटेस्ट पास पेपर्स होते हैं उसको उन्हें वो करने होते हैं। लेकिन साथ उन्होंने निगार्ड नोट्स, ये मुझे उसका नाम भूल गया, इसका क्या नेम था इसका, जो इसके नोट्स हैं, इसकी बुक है निगार्ड नोट्स। अच्छा, असल में जब कोई आपके पास ऑप्शन नहीं ना होता तो आप फिर कुछ नहीं करते, आप फिर उसी को फॉलो करते हैं। तो ENT के ये निगार नोट्स, और इसके अलावा एक नोट्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो मैं करूँगा। निगार नोट्स वाली बुक ले लें, और क्योंकि उसमें उसने ENT के सारे पास पेपर कलेक्ट किए हुए हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो एक और है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड पे मैसेज, आपके लिए मैसेज है। तो स्टूडेंट्स, मैसेज ये है, मैं आपको ये कहूँगा सेक्रेटरी के लिए रिशान मसूद, मैंने वो मुझे आप सेंड कीजिएगा, मैं फिर उसको देख के रिकमेंड कर सकता हूँ, विदाउट मैं रिकमेंड नहीं कर सकता कोई चीज़। मैंने ये बुक्स, सारी बुक्स मेरे पास इसलिए होती हैं कि मैंने आपके लिए इनको देखता हूँ कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होगी, तो फिर मैं उस पर कमेंट करता हूँ। तो मैंने ये जो बुक आपने मेंशन की है इसको, इसका मुझे नहीं आइडिया नहीं है। और दूसरा ये है कि लास्ट पे आपको मैसेज क्या है स्टूडेंट्स, आपकी मिस्टेक ये होती है, आप भी मिस्टेक करेंगे, आप बड़ी बहुत सी बुक उठा लेंगे लेकिन सबको कर नहीं पाएंगे। तो बस अपनी बुक सेलेक्ट कर लें, एक फर्स्ट एड रख लें, रफ़ी रख लें, AA रख लें, और एंड पे जो लास्ट पे जो SK 16 17 जो इसकी लेटेस्ट पास पेपर होते हैं वो आपने करने, आपने एग्जाम में अपीयर हो जाना है, इंशाल्लाह आप पास होंगे। एंड पे ये एक और मैसेज अबाउट फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म, कि अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप मुझे एक बात की गारंटी दें कि आप 1 से 2 दफा लेक्चर कंप्लीट सुन लेंगे और रिवाइज भी करेंगे, और जो मैंने गाइडलाइन आपको दी है इसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म आपको 100% गारंटी देता है कि आप इंशाल्लाह 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 पास होंगे, और सिर्फ ना इस एग्जाम में पास होंगे बल्कि ये कंसेप्ट आपको आपकी रेजिडेंसी में भी हेल्प करेंगे, और आपको जब आप IM का एग्जाम देंगे उसमें भी हेल्प करेंगे। और अगर कल को आप MRCP देना चाहते हैं या कोई इंटरनेशनल एग्जाम USMLE देना चाहते हैं
तो ये जो आपने लेक्चर सुने होंगे ये आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। लेकिन आपने मुझे ये गारंटी देनी है कि जो फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म के लेक्चर को ज्वाइन करना चाहता है वो ये गारंटी देगा कि वो 1 से 2 दफा लेक्चर को कंप्लीट सुनेगा और रिवाइज भी करेगा। बाद बच्चे ये होते हैं कि वो बस एक दफा सुन लेते हैं, एक दफा सुन के वो समझते हैं कि अब तो हमने कभी इसको दोबारा छेड़ना ही नहीं है। भाई तुम जिन हो गए, एक दफा तुम्हें समझ आ भी गई तो उसको रिवाइज तो करो ना। तो आपने सुन के उसको रिवाइज करना होता है। रिवाइज किस तरह करना है जी, इसका मैं तरीका बता देता हूँ। जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, अगर फर्स्ट ईयर के लेक्चर आप सुन रहे हैं, आपने सीवीएस सुने, आपने फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चले जाने, आप फिर आगे सिस्टम मूव करते जा रहे हैं, तो आपने डेली 20 पेजेस रख लें कि 20 पेजेस फर्स्ट एड को 30 मिनट्स में। ये नहीं कि आप डेली पेजेस जो रिवाइज पीछे से कर रहे हैं उसके लिए आप पूरा दिन निकाल दें। जी मैंने 20 पेजेस को 40 मिनट में, 40 मिनट मेरे रिवीजन के लिए हैं, उसमें मैंने रिवीजन करनी है और मैंने 20 पेजेस करने हैं। उसको देख लिया करें, जल्दी जल्दी देख लिया करें। अच्छा अच्छा ये एंड वाली रात भी तो आप इस तरह ही करते हैं, बस इस तरह ही देख रहे होते हैं, अकाबी नजर से देख रहे होते हैं। उसी तरह रिवीजन किया करें, 20 पेजेस की रिवीजन अकाबी नजर से किया करें। अपने कंसेप्ट जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं उसको हाईलाइट कर लिया करें, और ये हाईलाइट जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं उसको देख लिया करें। आपके लिए मोर देन एनफ है। अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप इंशाल्लाह पास हैं। एएमसी की गाइडलाइन आज नहीं है, आज जो गाइडलाइंस हैं वो इसकी है एफसीपीएस की। बाकी बाकी एंड पे ये देखें जी, एंड पे ये गाइडलाइन आपके लिए मेरा मैसेज है वो ये है, आपने एक दफा मेहनत करनी है, एक दफा मेहनत कर लें, बार बार पेन से बेहतर है कि या थोड़ी सी मेहनत अभी कर ली। कुछ लोग होते हैं वो थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहते हैं, वो क्रोनिक हो जाते हैं, और क्रोनिक होते हैं और फिर उनसे एग्जाम पास ही नहीं होता। भाई ये जो पेन है इससे गुजरनी पड़ना है, मेहनत करनी पड़नी है, तो एक दफा मेहनत कर लो और अच्छी कर लो। अब फिर एक और होता है सर कितनी मेहनत करें, भाई आप ये करो कि आप परसिस्टेंट हो जाओ। परसिस्टेंट का मतलब है रोजाना के 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो या 5 आवर, लेकिन वो रोजाना के डेली पढ़ो, उसमें स्किप ना करो। अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये कह देता है सर मैं परसिस्टेंटली इसको फॉलो कर लूंगा, तो मैं उसको कहता हूं कि वो पास हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए परसिस्टेंसी चाहिए। बाद लोग ये होते हैं कहते हैं सर वो तो बहुत इंटेलिजेंट था वो इसलिए पास हो गया। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं एक एवरेज पर्सन हूं। और भाई ये एग्जाम एवरेज पर्सन पे डिपेंड ही नहीं करते। ये एग्जाम जो है ये इंटेलिजेंसी पे कम डिपेंड करते हैं, ये परसिस्टेंसी पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। अगर आप परसिस्टेंट हैं तो इंशाल्लाह आप एग्जाम पास करेंगे। और और एक और बात जी, वो ये थी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं सर उन्होंने जे कैट भी तैयारी करनी होती है, यानी कि एमडीएमएस भी देना होता है, तो वो क्या करें? वो ये करें कि अगर तो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं क्योंकि वो भी इसी क्लास में मौजूद हैं स्टूडेंट्स, आप ये ना, जो हमारे वेबसाइट सब्सक्राइबर हैं जो फर्स्ट एड मेडिसिन के लेक्चर सुन रहे हैं, उन्होंने जब उनका एग्जाम करीब आता है एमडीएमएस, उन्होंने तैयारी इसी तरह करनी है, इसी को फॉलो करना है। कोई एडिशनल उन्होंने जे कैट की तैयारी के लिए नहीं जाना, इसको अच्छी तरह करना है। फर्स्ट एड आपकी जे कैट की तैयारी भी करवाएगी, आपके एमसीक्यू करवाएगी, फर्स्ट एड मेडिसिन के भी करवाएगी, ऑलमोस्ट करवा देगी। लेकिन जो फर्स्ट एड आपको कवर नहीं ना करेगी, वो कहाँ डेफिशिएंट हो जाएगी? वो गायनी, क्योंकि उसमें गायनी ओब्स भी होती है आपके जे कैट एग्जाम में, उसमें ईएनटी भी होता है। तो यहाँ तो एक जो स्टूडेंट गायनी ओब्स वाला ईएनटी नहीं कर रहा होता, वहाँ आई भी होती है, उसके एमसीक्यू भी होते हैं। तो वो ये करें कि जो हमारे फर्स्ट एड की लेक्चर के सब्सक्रिप्शन है उसमें हम आपको कुछ लेक्चर गायनी ओब्स के, ईएनटी के, आई के अलग से दिए होते हैं, उन्होंने उनको कर लेना है। ठीक है, तो उनका जे कैट का जो एग्जाम है, जो एमडीएमएस का एग्जाम है, वो इसी तैयारी से वो एग्जाम भी पास कर लेंगे। तो एक तैयारी से आप 2 एग्जाम पास कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से फर्स्ट एड को पढ़ रहे हैं। और जो लोग फर्स्ट एड अच्छी तरह नहीं पढ़ रहे और वो सिर्फ एमसीक्यू बुक कर रहे हैं, फर्स्ट एड अच्छी तरह नहीं कर रहे, वो सिर्फ कर रहे हैं एमसीक्यू बुक्स ही कर रहे हैं, उनको नुकसान और क्या हो रहा है? जब जे कैट आएगा तो एफसीपीएस जे कैट को कवर नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने तैयारी की है, फर्स्ट एड अच्छी तरह की है,
तो फर्स्ट एड उनको FCPS की भी तैयारी करवा देगी और उसको JCAT एग्जाम की भी तैयारी करवा देगी। तो फर्स्ट एड आपका सर्वाइवल है। अगर आप इसको अपनी मेन बुक बना के तैयारी करते हैं तो आप एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। आप FCPS की भी तैयारी कर रहे हैं, आप JCAT की भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप जिस तरह के लोग आपको गाइड कर रहे होते हैं भाई फर्स्ट एड करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप सिर्फ MCQ की तैयारी कर रहे हैं और MCQ बुक पढ़ रहे हैं FCPS की, तो आप सिर्फ FCPS की तैयारी कर रहे हैं। और FCPS भी तब पास होगा अगर पेपर रिपीट होगा। अगर न्यू पूल आया तो आप उड़ गए, फिर एक और अटेम्प्ट के लिए आप तैयार हो जाए। तो एक एग्जाम और के लिए आप तैयार हो जाए इसलिए। अच्छा, जिनको फर्स्ट एड खुद नहीं ना आती है वो दूसरों को कहते हैं फर्स्ट एड ना करो। फर्स्ट एड आपकी मेन बुक है। और दूसरा ये बात, वो बच्चा क्या कह रहा है फर्स्ट एड याद नहीं रहती। फर्स्ट एड अगर कंसेप्ट से कोई पढ़ रहा है, फर्स्ट एड अगर कंसेप्ट से पढ़ रहा है उसे याद रहती है। जो कंसेप्ट से नहीं पढ़ रहा बस पढ़ रहा है उसको याद रहती नहीं है ना, याद हो सकती है। तो फर्स्ट एड याद हो सकती है कंसेप्ट से ही। तो तो इसके लिए फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म जो एक अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर सकता था, जो खुद से पढ़ सकते हैं वो खुद से पढ़ें। जिनको फर्स्ट एड मुश्किल लगती है, उनसे नहीं पढ़ जाती, वो फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ को यूज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये लेक्चर्स आपको न सिर्फ FCPS की तैयारी करवाएंगे बल्कि JCAT की तैयारी भी करवा देंगे। और आपकी बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जब आप रेजिडेंसी में जाएंगे तो आप IMM और रेजिडेंसी में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सकेंगे। और अगर आपने कल को MRCP 1 देना होगा तो आप इजीली वो भी दे सकेंगे इंशाल्लाह। USML स्टेप 1 जो है उसमें के लिए तो फर्स्ट एड ही करनी है, उसके लिए ये लेक्चर मोर देन एनफ है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो अमेरिका में हैं, वो जो पाकिस्तानी उधर गए हुए हैं, और वो USML पाकिस्तान में भी बहुत हैं, इवन के इंडिया में जो USML की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे फर्स्ट एड के लेक्चर सुन रहे हैं। तो फर्स्ट एड के लेक्चर सुनने के बाद आप ओपन हो जाते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट एड के लेक्चर सुनता है उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं जी। फर्स्ट एड लेक्चर अगर आप सुन लेते हैं तो आप FCPS तो आपका तैयारी हो ही जाती है, आप MD MS की तैयारी भी साथ हो जाती है, आप कल को MRCP करना चाहते हैं उसकी तैयारी भी साथ हो जाती है, आप कल को USMLE का प्लान बन जाता है तो उसकी तैयारी भी साथ हो जाती है। आपका प्लैब का प्लान बनता है तो आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी, लेकिन प्लैब में क्योंकि क्लिनिकल होता है तो क्लिनिकल भी आपके लिए इजीली हो जाएगा। तो आपकी जो सबसे बिग हर्डल है ना आपके सर्वाइवल में, आपके आगे मूव करने में, आपके प्रोग्रेस करने में, वो फर्स्ट एड है। अगर आपने उसको फर्स्ट एड को अच्छी तरह कर लिया विद कंसेप्ट तो आपके सारे एग्जाम आपके लिए इजी हो जाएंगे। और अगर आप इधर सिर्फ वो रट्टाबाज MCQ वाले बन गए कि जी MCQ करके मैं कुछ कर लूंगा, तो फिर आप वो कुएं के वो मेंढक बन जाएंगे, उसी में इस तरह करते रहेंगे। पास हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ना पास हुए तो वो फिर उसी में रहेंगे, और अगर पास हो भी गए तो FCPS ही रहेगा आपका। सर आप ENT के हैं? मैं ENT मैं USA में किया हुआ है, मैं ENT का मैंने नहीं हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है जी मेरे ख्याल में 10 बजे हमारी प्लैब की क्लास स्टार्ट होनी थी। पहले FCPS मैंने किया, और उसके बाद फिर मैंने MDMS, और फिर मैंने USMLE किया। तो अभी मैंने रेजिडेंसी USA में इंशाल्लाह ज्वाइन करनी है। और अभी मेरे पास क्योंकि टाइम था तो मैं MRCP देने लगा हूँ, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। तो फिर हम MRCP का सेशन लॉन्च करेंगे, और प्लैब का सेशन लॉन्च हो चुका है, प्लैब के लेक्चर्स हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा जो कंसेप्चुअल कंसेप्ट वो देगा। FCPS, MDMS, USMLE, MRCP, प्लैब, जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको, उनके जो लेक्चर्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में प्लैब के लिए कोई भी वो नहीं था, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। तो इंशाल्लाह फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म ने इसके लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है और ये सेशन हो रहा है। USMLE के लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं था, फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म ने उसके लेक्चर प्रोवाइड कर दिए। और FCPS के जितने भी प्लेटफॉर्म थे वो सिलेक्टिव स्टडी करवा रहे थे, ये कर लो वो कर लो।
और कंसेप्चुअल स्टडी कोई भी नहीं करवा रहा था, तो फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीट कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी करवा रहा है एफसीपीएस पार्ट 1 की और एमडीएमएस की। और इसी तरह जो एमआरसीपी है उसका भी इंशाल्लाह थोड़े टाइम में हम इसको लॉन्च कर देंगे, इसका पैकेज भी। और इसके साथ जो एएमसी है उसके लेक्चर भी आने वाले हैं, और जो दूसरे एग्जाम है डीएचए हाद, इनको तो हमने कवर कर दिया हुआ है। और दूसरा ये है कि जो अब मैंने आपको एक खुशखबरी देनी थी फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म की, वो ये थी कि फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म बाई डॉक्टर हाफिज आतिफ, हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन अब हमारी आ गई है। फेम लेक्चर्स लिखेंगे उस पे, क्या नाम है, एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर पे, तो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी फेम मेड लेक्चर्स के नेम से। और नहीं, एएमसी पे भी मैंने वो हमने इंशाल्लाह वो दे देना है, क्योंकि वो देना है। और उसके बाद, और अगर कोई पर्सन सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो ये हमारा ये कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है ये सामने। ओ सॉरी, ओहो। और डॉक्टर उसने जरताशा ने शेयर भी की है, ये हमारी वेबसाइट है जिसको आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू जी, जजाकल्ला। सब अच्छा, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं की है, तो खैर जो जो एफसीपीएस की सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ की, सॉरी 2 मंथ की कर लें, वो 13K में है। 3 मंथ की जो है वो 15K में है, और 6 मंथ जो है वो 23K है। तो इस तरह दूसरे जो प्लैब है वो 3 मंथ की 20K अभी। यूएसएमएलई भी आपका, और एनआरई की जो सब्सक्रिप्शन है, सॉरी एनआरई, आप ये करें कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे आप उसके चार्जेस देख लें। ठीक है, मेरे लिए डिफिकल्ट है आपको वेबसाइट पे जाएं और उस पे आप चार्जेस देख लें, या फिर ये जो नंबर लिखा हुआ है इस पे मैसेज करेंगे, सॉरी इस पे मैसेज करेंगे तो आपको एडमिन जो है वो प्रोवाइड कर देगा क्या चार्जेस और प्रोसीजर भी। और ये डॉक्टर जरताशा ने उसका वेबसाइट का लिंक और नंबर शेयर कर दिया जी। बात स्टूडेंट्स कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं वो पर मंथ 3000 4000 कॉस्ट बनती है। और ये आपके जो नर्सरी के स्कूल, जो नर्सरी स्कूल में बच्चा पढ़ता है उससे कम है, और आप डॉक्टर हैं तो मेडिकल एजुकेशन सबसे एक्सपेंसिव है। लेकिन जो हमारी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, जो वो कॉस्ट पर मंथ पड़ती है, वो एक नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे की जो फ़ी होती है उससे भी कम है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। एंड्रॉयड एप्लीकेशन लिखें फेम मेड लेक्चर्स, तो हमारी प्ले स्टोर पे तो हमारी एप्लीकेशन उधर आ जाएगी। बाई नीचे लिखा होगा डॉक्टर हाफिज आतिफ लेक्चर्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।